चलो लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट द जर्नी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुडे। ठीक है, सो जो तुम लोग क्लियर करके आए हो, वेरी गुड, बट अब जो करने वाले हो वो एकदम चैलेंजिंग है। ठीक है, सो वी विल स्टडी समथिंग विच यू हैव नॉट स्टडीड पहले, विल अचीव द लेवल जो पहले तुम लोग ने नहीं देखा है, एंड क्लियर करके एक प्राउड फीलिंग दिलाएंगे। ठीक है, सो आज हम लोग जो एग्जीक्यूटिव का पढ़ाई चालू करने वाले हैं ना बच्चा लोग, सबसे पहले मैं तुमको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास क्या क्या है जो तुमको कवरेज देखनी है। ठीक है, सो अगर अपने को ऑलरेडी पता है कि अपने पास एग्जीक्यूटिव में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो 7 है, बराबर है। सो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो अपने को बाइफर्केशन दिख रहा है, देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का, बराबर है। अभी ग्रुप 1 में हम बात करें तो अपने पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4, 1 2 3 और 4। उसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ठीक है, JIGL बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, JIGL। ठीक है, उसमें बहुत सारे लॉज आएंगे, जैसे तुमको क्रिमिनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, जैसे तुमको सिविल लॉ पढ़ना पड़ेगा, तुमको स्टैम्प एक्ट, रजिस्ट्रेशन, ये सारे अलग अलग किस्म के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे अलग अलग तरीके के जो लॉज है वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन। अभी ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब पता है तुमको क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब ना ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट मतलब क्या होता है पता है, पुराने जमाने के ऑथर्स जिन्होंने बताया कि लॉ होता क्या है, पुराने जमाने के ऑथर्स जिन्होंने क्या बताया लॉ होता क्या है, उनको हम क्या बोलते हैं, ज्यूरिस्ट। और जो लॉ को डिफाइन करता है, बताता है लॉ क्या है, उसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जो लॉ क्या है वो बताता है, उसको पढ़ना सिखाता है, इसीलिए इंटरप्रिटेशन है, और बाकी के कुछ जनरल लॉज। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा फेवरेट, एकदम सबसे ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट विच इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अभी कंपनी लॉ पे हम लोग ने ईईटी में एक ही चैप्टर पढ़ा, अब पूरा बुक पढ़ो। ठीक है, इन डिटेल। ऑलराइट, उसके बाद तीसरा जो है वो बात करता है तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सो कंपनी सेटअप करना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, कुछ भी सेटअप करना है, तो वो कैसे सेटअप वगैरह किया जाता है, वो तुम्हारा पेपर 3। क्लियर, एंड पेपर 4 है तुम्हारा अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस मैं सिखाती हूँ, कंपनी लॉ मैं सिखाती हूँ, सेटिंग अप हेमाली मैम सिखाते हैं, और अकाउंट्स एंड FM 2 प्रोफेसर्स हैं, अकाउंट्स इश्तियाक सर सिखाते हैं, FM आशीष सर सिखाते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 में जो अपना अभी जून का ग्रुप है, उसमें अपने पास कितने सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी सबको पता है ना, वो कंपनी जो किधर लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज में। तो लिस्टेड कंपनी को वो सिक्योरिटी कैसे इश्यू कर सकती है। अभी लिस्टेड कंपनी का माई बाप कौन है, सेबी। जैसे बैंकिंग का RBI है, वैसे लिस्टेड कंपनी का माई बाप कौन है, सेबी। तो सेबी ना कंपनीज एक्ट, अभी लिस्टेड कंपनी है ना, तो कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा उसको, बट कंपनीज एक्ट के अलावा सेबी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है ना उनके लिए, कि उनको वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो कौन से रेगुलेशंस है, लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटीज कैसे इश्यू कर सकता है, कब इश्यू कर सकता है, वो पूरा एक सब्जेक्ट है तुम्हारा, विच कुड बी योर वेरी कोर सब्जेक्ट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे CSS है जो क्लियर होके ना स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करने जाते हैं, दे वांट टू गो टू BSc एंड NSc एंड वर्क, पर वो भी नहीं किया तो भी अगर तुम कोई कंपनी में CS हो और कंपनी को सिक्योरिटीज इश्यू करने, तो तुमको पता तो होना चाहिए प्रोविजन करने कैसे, बराबर है। तो ये अनदर तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, विच इज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। क्लियर, उसके बाद जो आज हम लोग शुरू करेंगे वो है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसमें ना इकोनॉमिक लॉज में हम लोग बहुत सारे फॉरेन लॉज पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग को फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जैसे अपने को शेयर्स खरीदने हैं, वो कंपनी इधर नहीं है, किधर है, बाहर है, तो उसके लिए अलग रेगुलेशन है। प्लस अगर कोई बाहर का कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ऐसा हो सकता है क्या बाहर का कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे, कर सकते हैं ना, बाहर वाले इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया वाले बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड हम लोग इकोनॉमिक लॉस में पढ़ेंगे। प्लस हम लोग कुछ रेरा, रेरा सुना है नाम, सुने तुम लोग ने,
रेरा का नाम सुना है? रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी, रेरा। तुमको पता है पहले जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती थी, रीडेवलपमेंट होती थी या नई कंस्ट्रक्ट होती थी, तो लोगों को बहुत दुख था, जो इन्वेस्ट करते थे वो बिल्डिंग में। क्यों दुख था? एक नई प्रॉपर्टी में तुम इन्वेस्ट करो जो अब तक बनी नहीं है, तो तुमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? नहीं बना तो, टाइम पे नहीं बना तो, पैसा डूब गया तो, बराबर है। वो सब होता था एक्चुअल रियल लाइफ में, क्योंकि तभी ना कोई अथॉरिटी नहीं था जो उस पर चेक रखता था। उसके बाद समझ में आया गवर्नमेंट को कि भाई चेक रखना जरूरी है, इसीलिए वो लोग ने एक कानून बनाया, एक अथॉरिटी बनाया, जिसका नाम क्या है? रेरा। तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे? इकोनॉमिक लॉज में पढ़ेंगे। सो ये इकोनॉमिक लॉज जो सब्जेक्ट है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चा लोग, इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज? आईपीएल्स, पेटेंट का नाम सुना है? कॉपीराइट का नाम सुना है? फिर डिजाइन का नाम सुना है? और किसका नाम सुना है? ट्रेडमार्क का नाम सुना है, बराबर है। ये सब किस में आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में। तो ये इकोनॉमिक लॉज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज दो पार्ट में डिवाइडेड है। इकोनॉमिक लॉज पूछते हैं 60 मार्क के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज पूछते हैं 40 मार्क के लिए। समझ में आया? सो आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं ना, वो कौन सा है? इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, अभी अगर हम उसके टॉपिक्स देखें तो ये देखो, फर्स्ट पार्ट दिख रहा है, पार्ट वन। पार्ट वन इज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस। कितने मार्क्स के लिए आता है? 60 मार्क के लिए। उसमें देखो चैप्टर, देखो कितने अपने पास? 14। कितने चैप्टर्स है फर्स्ट पार्ट में? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर कमिंग फॉर 60 मार्क्स। ठीक है, और फिर तुम्हारा चालू होता है सेकेंड पार्ट, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, विच इज 40 मार्क्स। उसमें कितना चैप्टर है? 15 से लेकर 19 तक। कितने हुए? ये चार कैसे हो रहे? 5। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आते हैं, और वो भी बड़े बड़े नहीं यार, ये 5 चैप्टर छोटे छोटे हैं। मतलब करीबन समझ लो ना, पूरा 5 चैप्टर मिला के ना 150 पेज के आसपास रहेगा। और वो पूछते हैं, सो 60 मार्क्स का बड़ा चंक है, 40 मार्क्स का छोटा चंक। समझ में आया? 60 मार्क्स मैं पढ़ाऊंगी, 40 मार्क्स हिमाली मैम पढ़ेंगे। क्लियर? सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इज हिमाली मैम के पास, और फर्स्ट 14 चैप्टर इज मेरे पास। क्लियर? सो अभी फिलहाल अपना तुमको पता है ना ऑलरेडी, कुछ बच्चे हैं अपने ओल्ड वाले जो अभी दिसंबर में ग्रुप 1 दे रहे हैं। वो दिसंबर में ग्रुप 1 देके तुमको ग्रुप 2 के लिए ज्वाइन करेंगे जनवरी में। ठीक है, सो फिलहाल हम लोग ये सब्जेक्ट के साथ शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं और हिमाली मैम सब्जेक्ट शेयर करके पढ़ाएंगे, और प्लस एक सब्जेक्ट कॉल टैक्सेशन। हमने टैक्सेशन देखा या नहीं? नहीं, तीसरा सब्जेक्ट बच गया, पेपर नंबर 7, विच इज टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तुम्हारी जिंदगी का। जितना बड़ा कंपनी लॉ, उससे बड़ा टैक्स। ठीक है, अकेले सर उसको 180 घंटा लेते हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। सो ये टैक्स ना डिवाइडेड है बच्चा लोग, दो पार्ट्स में। ठीक है, एक है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स, जिसमें तुम्हारा इनकम टैक्स वगैरह आता है, जो आता है तुमको कितने मार्क्स के लिए आता है? 60 मार्क्स के लिए। एंड इसका दूसरा पार्ट है तुम्हारा जीएसटी एंड कस्टम्स। ठीक है, जो आता है तुमको 40 मार्क्स के लिए। तो अभी फिलहाल सर का ऐसा प्लान है कि वो तुम्हारे साथ जीएसटी शुरू करेंगे। जब तक पुराने बच्चे नहीं आते तुम्हारा, हम जीएसटी खत्म करेंगे, क्योंकि 60 मार्क का बड़ा चंक है, तो वो सर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, मैं इकोनॉमिक लॉ चालू करूंगी, हिमाली मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस चालू करेंगे, और सर जीएसटी चालू करेंगे। सो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तब तक जनवरी आ जाएगा, सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट बचा कुचा है वो अपन तुम्हारे साथ खत्म करेंगे, फिर उनके साथ कोप अप करेंगे। गॉट द पॉइंट? सो तुम्हारा पोर्शन पहले खत्म हो जाएगा और उनका पोर्शन लेटर ऑन। गॉट द पॉइंट? दैट्स द प्लान।
ऑल गुड? ठीक है, सब्जेक्ट का नाम पता चला। अपन ग्रुप 2 में कौन से देने वाले हैं? कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, टैक्स लॉज एंड इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम क्या है? ECIPL, विच सेज इकोनॉमिक, कमर्शियल्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। ठीक है, कैपिटल मार्केट है CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज, CMSL। क्लियर? तो अगर मैं सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन का बात करूं ना बच्चा लोग, सो जो इकोनॉमिक लॉज है, ठीक है, इसमें ये देखो, ये दिख रहा है वर्ड, मतलब किससे डील करता रहेगा? फॉरेन कंपनी से, बराबर है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मतलब इंडिया वाला बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, बाहर वाला इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या देखना पड़ता है? फेमा। ये नाम तुमने सुना रहेगा, है ना? आज हम पढ़ेंगे भी उसको, आज नहीं पढ़ेंगे, मतलब जून के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब इंडिया वाला बाहर इन्वेस्ट कैसे कर सकता है, बाहर वाला इंडिया में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर वाला इंडिया में इन्वेस्ट कर, जैसे बाहर वाला ब्रांच ऑफिस ओपन करा इंडिया में। अच्छा, बाहर वाले का इंडिया में कोई कंपनीज है क्या? कोई है इंडिया में कंपनी जो अपनी नहीं है, बाहर वाली? स्टारबक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। और सुजुकी, वेरी गुड। और ये सारे तुमको समझ में आ रहा है? यू आर नेमिंग लाइक एनीथिंग। अमेजोन, बराबर है। तो ये सब कभी किधर की कंपनी है? बाहर की। और इंडिया में वो लोग इन्वेस्टमेंट करें तो तुमको नहीं लगता उनको रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे? तो वो किधर दिया हुआ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर? फिर जैसे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी तो ब्रांच ऑफिस ओपन करेंगे बाहर, तो उसको बोलते हैं हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे इंडिया बाहर अपना सब्सिडरी वगैरह बना सकता है। समझ में आया? ठीक है, फिर ये क्या बोलता है, ये तुम्हारे साथ बात करेगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अभी वर्ड्स ही देखो, हाँ। एक तो कमर्शियल मतलब बिजनेस रिलेटेड, बोरोइंग मतलब लोन। एक्सटर्नल का मीनिंग क्या बताओगे? इंडिया के बाहर से। एक्सटर्नल का मतलब क्या बताओगे? इंडिया के बाहर से। तो इंडिया के बाहर से अगर लोन उठाया तो क्या देखना पड़ेगा? ECB के प्रोविजन। इंडिया के बाहर से क्या उठाया? लोन उठाया, तो क्या देखना पड़ेगा? ECB का प्रोविजन। ठीक है, फिर तुमको लगता है इंडिया के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्या होएगा एक्सपोर्ट करने से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा। फिर फॉरेन रिलेशंस बनेंगे, वेरी गुड। फिर और क्या होएगा? अच्छा, इंडिया सब कुछ बना लेता है क्या खुद से? तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। और तुमको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेक इन इंडिया, जो मोदी जी बूस्ट कर रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं, पता है, कि तुम लोग क्या लाओ, रॉ मटेरियल लाओ, इंडिया में बनाओ और फिर एक्सपोर्ट करो, है ना? क्यों ऐसा बोलते हैं कि रॉ मटेरियल लाओ? सीधा फिनिश गुड्स लाते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है? एक्सपेंसिव क्यों रखा है? सस्ता कर सकता है ना अपना गवर्नमेंट, क्यों सस्ता नहीं कर रहा है? टैक्स ना लगाए उस पर ज्यादा तो सस्ता हो जाएगा ना गुड्स। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्यों बोलता है रॉ मटेरियल लाओ, इंडिया में बनाओ फिर बेचो? फिनिश गुड्स लाओ ना, चुपचाप मेहनत भी बचेगा। वो बोलता है वुड लाओ, बैट बनाओ और फिर बेचो। अरे सीधा बैट लाओ ना। वेरी गुड। क्या होता है इंडिया का उससे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अभी तुमको समझ में आता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? डेवलप नहीं है ना कंपेरेटिवली, बराबर है, बढ़ रहा है आगे, बट अब तक वहां पे पहुंचा नहीं। तो अपने एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को तकलीफें तो होती होंगी, मैन्युफैक्चर करने में, शिपिंग करने में होती होंगी, बराबर है। तो तुमको नहीं लगता उनको बहुत सारे स्कीम्स देने चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए, ताकि वो अच्छा काम करें, है ना? उसके लिए अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। क्लियर? एंड लास्ट तुम्हारा यहाँ पे बनता है, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? तुमने सीप्स देखा है कभी? सीप्स एरिया अंधेरी के आसपास? नहीं। गवर्नमेंट ना अपना एक जगह बनाता है,
अपना इंडिया में गवर्नमेंट क्या बनाता है, एक जगह बनाता है जहाँ पे जितने एक्सपोर्टर है ना अपने यूनिट्स और ऑफिसेस खोल सकते हैं, उधर फैक्ट्री खोल सकते हैं वो जगह पे, और उन लोग को ना प्रायोरिटी टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करने मिलता है। क्या मिलता है उनको, टैक्स फ्री सब कुछ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने मिलता है, क्योंकि वो लोग का काम ही क्या है, एक्सपोर्ट करना, और इंडिया क्या बूस्ट करना चाहता है, एक्सपोर्ट। इसलिए उनके लिए एक स्पेशल जगह बना दी जहां पे सारे एक्सपोर्टर्स अपना काम धाम कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक्स। समझ में आया, ठीक है। फिर तुम्हारा है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन। व्हाट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन? अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है मालूम है? चैरिटी, डोनेशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डोनेशन। अभी डोनेशन है, पर डोनेशन कहां से आ रहा है देखो, तो फॉरेन से अगर इंडिया का कंपनी डोनेशन ले रहा है, जैसे तुम्हारा सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी क्या करता है, एनपीओ है ना, चैरिटी वगैरह का ही काम करता है, तो क्या वो फॉरेन से डोनेशन ले सकता है? हाँ नहीं, उसके रूल्स क्या है वो सब आएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट से लेकर 7th तक तुम्हारा फॉरेन लॉस खत्म होता है। फर्स्ट टॉपिक से लेकर 7th टॉपिक तक क्या चलेगा तुम्हारा, फॉरेन लॉस, जहां पे तुम इंडिया और बाहर वालों का डीलिंग देखो। क्लियर, ठीक है। फिर है तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज सिंपल, जो क्राइम से आया हुआ पैसा है, क्राइम से आया हुआ पैसा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं श्रावणी को किडनैप करती हूँ तो मुझे मजा आ रहा है उसको किडनैप करने के लिए, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं ना मुझे, तभी कोई क्राइम करेगा ना, कि फुकटी जाके कोई किसी का खून कर देगा, किडनैप करेगा नहीं। सो ये सब क्राइम करने के पीछे रीजन ये है कि ये क्राइम करने से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो मुझे सपोज श्रावणी को किडनैप करने के लिए मिला 2 करोड़ रुपया, तो क्या मैं 2 करोड़ रुपया डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ? पूछेंगे ना मुझे कहाँ से आया 2 करोड़ रुपए, क्या बताऊं, श्रावणी को किडनैप किया तो मुझे यूज तो करने पैसे, बट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, तो मुझे कैसे तो उसको घुमा के लीगल मनी बनाना पड़ेगा। वो जो पूरा पैसा घुमा के उसको हम क्राइम से आए हुए पैसे को लीगल मनी बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। उसके प्रिवेंशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समझ में आया, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता। क्लियर? विजय माल्या का नाम सुना है? विजय माल्या, किंगफिशर, एक नंबर। क्या किया उसने? बहुत ज्यादा लोन लिया, डिफॉल्ट किया और भाग गया, तो इंडिया में उसने ऑफेंस किया। इंडिया में उसने क्या किया, ऑफेंस किया। उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जो इकोनॉमिक का ऑफेंस करके, पैसे का ऑफेंस करके भाग गया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तुमको पता है, घर कोई लेता है, पैसा कोई और भेजता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़ी कोई तो फेमस इंसान हूँ, ठीक है, तो मुझे घर खरीदना है बट टैक्स नहीं भरना है। तो मैंने क्या किया, अपने सर्वेंट के नाम पे घर खरीद लिया। मैंने क्या किया, अपने सर्वेंट के नाम पे घर खरीद लिया। तो पैसा कौन दिया, मैं। नाम किसका है, सर्वेंट का। क्यों, ताकि मैं टैक्स की क्या कर सकूं, चोरी कर सकूं। तो तुमको समझ में आ रहा है, एक्चुअली जो ओनर है उसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो ओनर नहीं है। ये ट्रांजैक्शन को बोलते हैं हम बेनामी। क्या बोलते हैं उसको हम, बेनामी। जो कंसिडरेशन देने वाला कोई और बंदा, और जिसका प्रॉपर्टी है वो कोई और बंदा। समझ में आ रहा है, तो उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे बेनामी में, ठीक है। फिर है तुम्हारा कंपटीशन। अच्छा, इंडिया में कंपटीशन, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा। इनफैक्ट ओल्ड सिलेबस में ये आता था 25 मार्क के लिए। अब 25 मार्क का कवरेज तो नहीं है, बट इस बार फर्स्ट टाइम समझेगा कि कितना मार्क्स का कवरेज पूछ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी दिसंबर में एग्जाम होगी तुम्हारे पोर्शन की, ठीक है। सो ये कंपटीशन लॉ। अच्छा तो मुझे बताओ कंपटीशन क्या होता है,
यही चैप्टर से आज अपन शुरुआत करती है अपनी। कंपटीशन क्या होता है? मार्केट में जो फर्म्स और कंपनीज के बीच में कंपटीशन होता है, जरूरी है क्या कंपटीशन? तुमको नहीं लगता कंपटीशन से राइवलरी होता है? मोनोपोली होएगा ना, और गवर्नमेंट को मोनोपोली से तकलीफ है क्या? मोनोपोली म्हणजे सिंगल सेलर, बराबर है। गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम? टैक्स नहीं मिलेगा। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, पर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन होएगा ना। 10 लोग बिजनेस चलाएगा, एक चलाएगा तो उतना ही बड़े स्केल पे। समझ में आ रहा है? तो वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ और है। बाकी कंपनीज डेवलप नहीं होंगी, कुड भी, फिर अपना ही चलाएगा, बराबर है। अपना ही चलाएगा मतलब एग्जैक्टली अपने हिसाब से प्राइस रखेगा। तुम मुझे बताओ, आज के टाइम पे जब तुम शैम्पू खरीदने जाते हो मार्केट में, ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कौन सा शैम्पू यूज करता है? हाँ, मामाअर्थ, वेरी गुड। तू कौन सा यूज करता है? क्लिनिक प्लस। तो हिमालय, क्लिनिक प्लस, नो शैम्पू, नो शैम्पू। तुम लोग बाल वाल धोते हो कि नहीं धोते? कौन सा शैम्पू? मामाअर्थ। तुमको समझ में आ रहा है? तुम इतने से हो, फिर भी तुम अलग अलग शैम्पूज का नाम बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम्हारा हेयर टाइप के साथ तुम कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकता है, तुम्हारे जेब को जो सूट करे अकॉर्डिंगली तुम कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, और वैसा खरीदता है। करेक्ट है। अगर एक ही बंदा हो, सिर्फ हिमालय है मार्केट में जो शैम्पू बनाता है, और किसी को वो बनाने ही नहीं देता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या कुछ? तुमको हिमालय खरीदना पड़ेगा। फिर वो चाहे 100 रुपए के प्रोडक्ट का 500 रुपया ले, फिर भी तुमको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मुझे बताओ, आज के तारीख में अगर तुम एड देखेगा ना बच्चा लोग, तो एवरी टाइम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वो लोग चेंज करते रहते हैं। तुमको पता है जिम जैम बिस्किट? मालूम है जिम जैम बिस्किट? वो कैसे आते हैं जिम जैम बिस्किट? एक बिस्किट होती है, उसमें व्हाइट लेयर होता है, फिर ऊपर बिस्किट होती है, उसमें जेली होती है। दैट इज योर जिम जैम बिस्किट, करेक्ट है। मैं रिसेंटली ना रत्ना सुपरमार्केट गई थी मुलुंड में, ठीक है, वहां पे ना एक नया जिम जैम निकला था। क्या था पता है? सिंगल बिस्किट था, उस पे ही व्हाइट लेयर था और उस पे ही जेली था। कुछ तो अलग। क्यों कर रहा है ये कंपनी? ताकि वो कस्टमर को पकड़ के रखे। समझ में आ रहा है? कंपनीज आर स्ट्राइविंग हार्ड ताकि उनकी जो कस्टमर है कहीं और नहीं जाए। वो क्वालिटी बेटर करते रहते हैं, प्राइस कम करते रहते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, अलग अलग R&D करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाते हैं। क्यों लाते हैं वो लोग? ताकि कंज्यूमर उनके पास रहे। तुमको लगता है सिंगल ही बंदा रहा जो ये सब काम करे, सिंगल ही हिमालय रहा जो शैम्पू बनाने वाला है, वो इतना सब मेहनत करेगा? नहीं करेगा ना। वो तो अपनी ही चलाएगा, प्राइस अपने हिसाब से रखेगा और क्वालिटी भी डिटोरिएट करेगा। उससे हार्म किसको होता है? कंज्यूमर को। किसको हार्म होता है? कंज्यूमर को। और गवर्नमेंट को उससे तकलीफ। समझ में आ रहा है? सो गवर्नमेंट किसकी तरफ है? कंज्यूमर की तरफ, बराबर है। वो बोलता है भाई मेरे कंज्यूमर को हार्म नहीं होना चाहिए, तो कंपटीशन हमेशा बूस्ट होना चाहिए। भाई कंपटीशन ना फर्म्स के बीच में राइवलरी क्रिएट करता है, बट वो बोलता है चलेगा, बट कंज्यूमर का हमेशा क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन। तो ऐसा कोई भी चीज जो कंपटीशन अफेक्ट करे, गवर्नमेंट को नहीं। क्लियर? सो ये हम पढ़ेंगे किधर? कंपटीशन लॉ में। फिर उसी के रिलेटेड है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर किसी कंज्यूमर को तकलीफ हुआ तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कौन से एक्ट के अंडर जा सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जैसे तुमने कोई चीज खाया, तुमको फूड पॉइजनिंग, मतलब वो चीज अच्छा नहीं है, तुम उसके खिलाफ क्या कर सकते हो? कंप्लेन कर सकते हो। किधर? कंज्यूमर। ये मैगी का इतना बड़ा सीन हुआ था, किधर गया था केस? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर था जो क्या खा रहा था? लेड खा। समझ में आया? फिर लीगल मेट्रोलॉजी। अच्छा मुझे बताओ कि लीगल मेट्रोलॉजी में तुम जो थम्सअप खरीदते हो, थम्सअप खरीदते हैं सब लोग? थम्सअप कितना बड़ा बॉटल खरीदते हो थम्सअप का?
250 ml का लिखा होता है उस पर 250 या 500 ml या जो भी है, बराबर है। सो तुमने कभी वजन करके देखा? क्यों? कम दिया रहेगा तो। लेस का पैकेट तुम बोलते हो हवा है ना, बट उसमें नेट ग्राम्स लिखा होता है। कभी वेट करके देखा उतना है या नहीं है? देखना चाहिए ना। उल्लू बनाए तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि देर इज समथिंग कॉल्ड एज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, जो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर का बात करता है। वो बोलता है जितना लिखा है उतना होना ही चाहिए, कौन से तरीके का वजन यूज करने का ना, वो भी बताता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। समझ में आया? इसीलिए वो जो डिक्लेरेशन देते हैं उतना क्वांटिटी होता है, अपने को चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर? दैट इज योर लीगल मेट्रोलॉजी। एंड लास्ट इज अपना रियल एस्टेट रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट, जो बात करेगा रेरा की। किसकी बात करेगा? रेरा। समझ में आया? ठीक है। और फिर है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इसके बारे में हिमाली मैम बात करेंगे। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड इंडस्ट्री। क्लियर? हेलो, हेलो। ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ 19 चैप्टर्स विच वी हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। ओके। सो एक बार सबका फीस वगैरह आ जाता है तो मैं पूरा बुक ही इकोनॉमिक लॉ का इश्यू करवा दूंगी तुमको, सो दैट यू विल हैव द कंप्लीट बुक टू स्टडी। ठीक है। एक दो लेक्चर्स उसको लगेगा, तो एक दो लेक्चर्स के बाद मैं प्रिंटिंग करवा के तुमको फुल बुक दे दूंगी क्लासेस का। ऑलराइट। सो हम लोग मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने क्लासेस के नोट से पढ़ेंगे। बट तुम लोग इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करोगे, उसके बाद तुमको मॉड्यूल भी आएगा इंस्टीट्यूट का, वो भी रेफर करना है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
ठीक है, शुरू करें कंपटीशन लो। अभी कंपटीशन इंडिया में क्यों जरूरी है ये अपन ऑलरेडी बात किया ना, है ना, क्योंकि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन अपने इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी सिचुएशन जो कंपटीशन को हैम्पर करे, गवर्नमेंट ऐसा करने ही नहीं देगा, बराबर है। सो तुमको कोई रीसेंट एग्जांपल याद आता है क्या जिससे कंपटीशन अफेक्ट हुआ हो मार्केट में? जियो का क्या करवाया था उसने? अरे पहले तो फ्री दिया ना, जियो जब मार्केट में आया उसने क्या दिया? सब कुछ फ्री दिया, इंटरनेट फ्री दिया। उससे क्या हो गया? उसने मार्केट में अपनी जगह बना ली। बट तुमको पता है जियो आने से पहले कितने लोग थे जो नेटवर्क प्रोवाइड करते थे? वोडाफोन था, अभी भी है, एयरटेल, आइडिया, उसके अलावा टाटा डोकोमो करके कुछ आता था, फिर डॉल्फिन आता था, फिर एयरसेल आता था। ऐसे बहुत सारे थे बच्चा लोग जो नेटवर्क प्रोवाइड करते थे। बट जैसे ही जियो ने एंटर किया, फ्री दिया, बहुत सारे लोग तो टिक ही नहीं पाए। आज के तारीख में क्या ऑप्शन है बताओ तुम्हारे पास? एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया, और तुम्हारे पास जियो है, और कुछ है? तो जियो ने आगे क्या कर दिया? कंपटीशन इम्पैक्ट कर दिया। बट जब तक समझा तब तक सब कुछ हो चुका। समझ में आया? ठीक है, ओके, आ जाओ इंट्रोडक्शन। और इनफैक्ट जब भी वोडाफोन आइडिया का मर्जर का बात चल रहा था ना, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रहा था। क्यों अप्रूव नहीं कर रहा था? क्योंकि प्लेयर्स ही कितने बचेंगे, फिर ऑप्शन ही नहीं बचेंगे ना। इसलिए वोडाफोन आइडिया का मर्जर के लिए भी बहुत टाइम। ठीक है, अभी मुझे बताओ कि अगर कंपटीशन इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन हो रहा है जहां से क्या हो रहा है? कंपटीशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो कहीं जाके कंप्लेन करने का अधिकार होना चाहिए। अभी कंप्लेंट जाके करेंगे कहा? नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे। नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो सालों लग जाएंगे। तो यहाँ पे ना एक अथॉरिटी क्रिएट किया नोन एज सीसीआई। क्या क्रिएट किया? अथॉरिटी क्रिएट किया नोन एज सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, ये पढ़ा है पहले तुमने? कंपटीशन कमीशन ऑफ, कंप्लेंट है ना, किसके पास जाने का? सीसीआई के पास, बराबर है। कुछ ऐसा काम करना है जिससे कंपटीशन इंपैक्ट होएगा, तो किसे परमिशन लेना पड़ेगा? सीसीआई से। कोई दुखी है कंपटीशन इंपैक्ट होने की वजह से, किसके पास जा सकता है? सीसीआई के पास। तो ये एक अथॉरिटी है किसके अंडर? कंपटीशन एक्ट के अंडर, जो क्या करता है? सब कुछ कंप्लेंट्स देखता है। क्लियर? अभी अगर हम कंपटीशन एक्ट का बात करें ना बच्चा लोग, तो कंपटीशन एक्ट आया कभी मालूम है तुमको? दिख रहा है? कंपटीशन एक्ट कब आया? 2002 में। तकलीफ ये है, मैं इतना इंपॉर्टेंट है ना अपने देश के लिए, 2002, इतना टाइम लग गया आने के लिए? तो नहीं, कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो पहला एक्ट नहीं, वो पहला एक्ट नहीं है। उसके पहले कौन सा एक्ट था पता है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कौन सा एक्ट था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरटीपी। ठीक है, बट ये क्यों? ये तो कब का पुराना था ना, 1969। तो इसके बदले नया एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? तो ये जो एमआरटीपी एक्ट था ना, वो ना मोनोपोली रोकने का बात करता था, ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करता था कि उसे कंपटीशन ना अफेक्ट हो। तो तुमको समझ में आ रहा है, वो सब ना सिर्फ रोकने का बात करता था, मोनोपोली नहीं होना चाहिए, ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करो। अभी 1990 में क्या आया? एलपीजी का नाम सुना है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही वो आया था ना, तो एमआरटीपी जो है सब कुछ जो रोकता था वो काम करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर रोकेंगे तो ग्लोबलाइजेशन कैसे होगा? बराबर है। तो एमआरटीपी को चेंज करने की जरूरत पड़ी, जहां पे तुम कंपटीशन को ग्रो करने की बात कर रहे हो, ना कि
मोनोपोली को रोकने की। तो एमआरटीपी जो एक्ट था वो एकदम से क्या हो गया, यूजलेस हो गया, तो उसको हटाया और उसके जगह पे लाया नया एक्ट जिसको बोलते हैं हम कंपटीशन एक्ट 2002। सो ये एक्ट में सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कि एमआरटी पहला एक्ट कौन सा था और वहां से चेंज करके नया कैसे आया। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका हिस्ट्री, पुराने एक्ट से नए एक्ट का इवोल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, शुरू करें क्या हम लोग ये एक्ट को? आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट कंपटीशन लॉ। इंट्रोडक्शन फर्स्ट पढ़ो। फॉस्टरिंग का मतलब ढूंढ के बताओ, करो गूगल सब लोग, व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्टर? ओके, सस्टेन्ड का मतलब ढूंढो। ओके, सो क्या बोलूं, लॉन्ग टर्म, ये सही बोला है? लॉन्ग टर्म कंटिन्यूएशन इज सस्टेन्ड, मतलब जो रहेगा हमेशा, जाएगा नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेन। तो क्या चाहता है कंपटीशन एक्ट? कंपटीशन एक्ट चाहता है कि फ्लेक्सिबल, डायनामिक, कॉम्पिटिटिव क्या हो, तीन नाम, फ्लेक्सिबल, डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव। कौन सा सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, जो क्या करे, एंकरेज करे किस चीज को, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मीनिंग समझ में आया? ठीक है, दूसरा, वो क्या प्रमोट करना चाहता है, इफेक्टिव कंपटीशन, encourages firms to focus on efficiency and improves consumer welfare। फर्म को क्या बोलता है, किस पे फोकस करना है तुमको, एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, एफिशिएंसी मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, और उसके वजह से इंप्रूव क्या होएगा, कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर कैसे होएगा, ऑफरिंग ऑफ एंड सर्विसेज एट, कंज्यूमर कैसे खुश होएगा, कंज्यूमर दो चीज से खुश होएगा, क्वालिटी अच्छा दो, प्राइस रीजनेबल दो। कंज्यूमर कैसे खुश होएगा, दो चीज से, क्वालिटी अच्छा दो, प्राइस रीजनेबल दो। तो फर्म्स को यही बोला, एफिशिएंसी बढ़ाओ अपनी, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट दो, लोअर प्राइसेस दो, कंज्यूमर वेलफेयर होएगा। समझ में आया? और ये कौन बोलता है, कंपटीशन। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो, इसका क्या मतलब होता है, राइवलरी मतलब, बोल रहे, राइवलरी का मतलब है कुछ नहीं। मतलब नहीं आ रहा है कि मतलब पता ही नहीं है, फाइट, दुश्मनी। राइवलरी का मतलब क्या होता है, कौन दुश्मनी कर रहा है अपने बीच में, कौन झगड़ा कर रहा है, कंपनीज झगड़ा कर रहे हैं। क्यों कंपनीज झगड़ा, मार्केट प्लेयर्स, हाँ, मार्केट प्लेयर्स मतलब जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो झगड़ा कर रहे हैं। क्यों झगड़ा कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। बट गवर्नमेंट को अच्छा लगता है क्या वो झगड़ा करवाते हैं? गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? इकोनॉमिक राइवलरी है, मतलब जो कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो आपस में झगड़ा कर रही हैं ताकि उनका कस्टमर उनके पास से ना जाए। अच्छा है बुरा है, अच्छा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट किसके साइड है, कंज्यूमर के साइड, उनको झगड़ा करने दो, किसका बेनिफिट हो रहा है, कंज्यूमर का। सो इकोनॉमिक राइवलरी इज ओके। समझ में आ रहा है? सो
These market players can be multinational or domestic company. Multinational मतलब ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में है, उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल। इंडिया में भी है उसका प्रेजेंस और बाहर के देशों में भी है, तो उसका हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल, जिसको तुम अपने वर्ड्स में एमएनसीज बोलते हो, है ना? मल्टीनेशनल कंपनी, बराबर है। डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है, मल्टीनेशनल भी, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर, एंड इवन योर नेबरहुड शॉपकीपर। अभी अपने सबके एरिया में एक वड़ा पाव वाला फेमस होता है, एक वड़ा पाव वाला फेमस होता है। अभी अगर वो फेमस वड़ा पाव वाले के सामने कोई और वड़ा पाव वाला खोल दे, वो क्या करे? बताओ क्या करता है? सोचो, हाइपोथेटिकली सोचो कि एक फेमस वड़ा पाव वाला है एरिया का, एकदम प्राइड से चला रहा है, उसके सामने नया वड़ा पाव वाला खोल गया, वो क्या करेगा? प्राइस कम कर सकता है, वेरी गुड, और पार्टनरशिप के लिए पूछ सकता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि वो खुद को बचाने के लिए क्या करेगा? यूनिक करेगा प्रोडक्ट्स को, वेरी गुड, और बाय वन गेट वन का ऑफर देगा, साइज बड़ा कर देगा, कुछ तो करेगा ना, ताकि उसके कस्टमर उसके पास से ना जाए। अभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बाय वन गेट वन इसको परवड़ रहा है क्योंकि वो सालों से चला रहा है, नए वाले को ना परवड़े, तो हो सकता है उसके वजह से नया वाला क्या हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, नया वाला क्या हो जाए, बंद हो जाए। बट गवर्नमेंट इज स्टिल ओके विद इट, क्योंकि कंज्यूमर उससे क्या है, खुश। समझ में आ रहा है? सो वो नेबरहुड शॉपकीपर भी हो सकता है, रिटेलर, होलसेलर, डोमेस्टिक कंपनी है, बड़ा कंपनी, सब आपस में लड़ते हैं ताकि वो लोग अपने कस्टमर को क्या कर सकें, अट्रैक्ट। वेरी क्लियर, ठीक है। इंडिया परसुएट टू आउटडू राइवल एंटरप्राइज। आउटडू मतलब, परसुएट का मतलब बताओ, बताओ, अरे ढूंढो, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको इसका मतलब पता हो, तो ढूंढो। परसुएट का मतलब an activity of specified kind, especially a recreational or a sporting one. chasing you can say, ट्रैकिंग, चेजिंग, क्या चेज कर रहे हैं हम? क्या पीछे पड़े हो तुम? किसी के तो पीछे पड़े हो, क्या पीछे पड़े हो, क्या करने के लिए? राइवल एंटरप्राइज को बाहर निकालने के लिए, बराबर है। परसुएट इज कोशिश करना, चेज करना, ताकि तुम्हारा राइवल एंटरप्राइज क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, बराबर है। मार्केट प्लेयर्स जो है वो दो चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, एक है तुम्हारा, या दूसरा है तुम्हारा, बराबर है। एक फेयर मीन्स होता है, दूसरा अनफेयर मीन्स होता है। फेयर मीन्स का एग्जांपल दे दो। फेयर मीन्स से कैसे हम लोग राइवल एंटरप्राइज को बाहर निकाल सकते हैं? मेकिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट, गुड चेंजेस इन द प्रोडक्ट। प्राइस कितना कम रख रहे हैं? ऑफर्स देना। फिर और क्या कर सकता है वो? यूनिकनेस ला सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है, R&D कर सकता है, बराबर है। ये सब क्या होता है, फेयर मीन्स होता है, बराबर है। बट कभी कभी अनफेयर मीन्स भी वो लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम खराब करना, हो सकता है सामने वाले प्रोडक्ट का नाम खराब कर रहे हैं, वेरी गुड। बीच में तो ऐड जाते भी थे, मालूम है, टीवी पे, ऐसा कि ये प्रोडक्ट से ये कंपेयर करो तो अच्छा है। हाँ, मतलब लिटरली ऐसा था कि प्रोडक्ट के नाम के साथ वो ऐड देते थे कि ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट अच्छा है बोल के, विच इज रॉन्ग। बट उसके अलावा और क्या कर सकते हैं?
अच्छा मुझे बताओ, जियो ने फ्री दिया ना, उसको नुकसान ही नहीं हुआ क्या? हुआ रहेगा ना, बराबर है। उसने, समझो, अगर मैं, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझता है, जितने में मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर मेरा एक वड़ा पाव बनता है 20 रुपए में, ठीक है, पहले मैं बेचती थी उसको अच्छा खासा 10 रुपए का प्रॉफिट से, तो मैं प्रॉफिट कमाती थी 10 रुपया, और बेचती थी उसको 30 रुपए में। सामने एक वड़ा पाव वाला खुल गया, अभी मुझे प्राइस कम करना पड़ा, तो मैंने क्या किया, मैंने 20 रुपए का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट था, प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर दिया, अभी मैं बेच रही हूँ कितने में, 25 रुपए में। चलेगा ना, प्रॉब्लम क्या है, बराबर है। बट अगर मैं उसको 10 रुपए का वड़ा पाव कर दूं, तो तुमको समझ रहा है, मेरा कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। और मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि सामने वाला भाग जाए, सामने वाला भाग जाए। तो ये मैंने फेयर मीन्स अडॉप्ट किया या अनफेयर मीन्स, समझ में आ रहा है? या तो मैंने क्या किया पता है, सारे आलू वाले के साथ बात करके बोला उसको आलू बेचने का ही नहीं, सब आलू वालों को क्या किया, बात करके मैंने बोला उसको बैन करो, उसको कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं। ये सब जो होते हैं ना, एंटी कॉम्पिटिटिव मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एंटी कॉम्पिटिटिव मेथड्स। तो मार्केट गए हो कभी ना? मार्केट का एक गली का कॉर्नर टमेटो वाला है, उसको पूछना प्राइस कितना है, और आखिरी पे जाके पूछना, वो सब एक ही प्राइस बोलेंगे, क्योंकि उन सबका कोलैबोरेशन, उन सबका क्या है, कोलैबोरेशन है। आइडियली सब लोग प्रोडक्ट जो बेचते हैं वो अपने प्राइस के हिसाब से बेचने चाहिए। अगर दो वड़ा पाव वाला है, एक को कॉस्ट लगता है 15 रुपया, दूसरे को कॉस्ट लगता है 20 रुपया, अकॉर्डिंगली वो अपना प्रॉफिट तय करके बेचना चाहिए ना, सेलिंग प्राइस। बट अगर कोलैबोरेट करेंगे तो वो भी 30 पे बेचेगा, मैं भी 30 पे बेचूंगी, तो फायदा किधर है कंज्यूमर को? समझ में आ रहा है? तो उसको जब भी साथ में आके भी हम लोग कंपटीशन, वो लोग इम्पैक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनफेयर मीन्स। समझ में आया? ये डिटेल में पढ़ेंगे। बट कभी कभी आउटडू करने के लिए, रिमूव करने के लिए राइवल एंटरप्राइज को दो तरीके के मीन्स यूज किए जाते हैं, एक फेयर, दूसरे अनफेयर। However, in the interest of consumer and the economy as a whole, it is necessary to promote an environment that facilitates fair competitive outcomes in the market. कब करना है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर? कब मतलब, कब मतलब रोकना, रेस्ट्रिक्ट करना है। क्या रेस्ट्रिक्ट करना है? एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। और डिस्करेज करना है मार्केट प्लेयर्स फ्रॉम अडॉप्टिंग अनफेयर। वेरी क्लियर? ठीक है, अब ये तुम पढ़ो। मुझे मीनिंग्स भी बताना ढूंढ के। समझ में आया क्या क्या बोला है? क्या बोलते हैं? बायर प्रीफर करे कि जो चीज हो
खरीद रहा है वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स पे, और एक सेलर प्रेफर करेगा कि जो चीज वो बेच रहा है उससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना। बराबर है। सो यहाँ पे सेलर स्ट्राइव कर रहा है, स्ट्राइव मतलब कोशिश कर रहा है, स्ट्राइव मतलब कोशिश कर रहा है इंडिपेंडेंटली, किसके लिए? बायर के पेट्रोनेज। पेट्रोनेज का मतलब ढूंढा क्या? Support. वेरी गुड। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सेलर कोशिश करता रहता है कि उसको बायर्स का सपोर्ट मिले, उसके साथ रहे, लॉयल्टी मिले। पेट्रोनेज मोस्टली लॉयल्टी मिले ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए। और बायर क्या सोचता है, वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है? जो उसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। बराबर है। सेलर प्रेफर्स टू सेल प्रोडक्ट एट अ प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट एंड बायर वांट्स टू बाय दैट मैक्सिमाइजेस हिज बेनिफिट्स। दैट इज कंपटीशन। करेक्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, ये तुम बताओगे। फर्स्ट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंस है? कंपटीशन क्यों चाहिए मार्केट में? पता है क्या आपने को ऑलरेडी? फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर को क्या मिलेगा और कौन से प्राइस पे? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन अपने को ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी बेटर प्राइसेस पे, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है? इनोवेशन एंड मीटिंग कंज्यूमर डिमांड्स। इनोवेशन लाएंगे ही जब कंपटीशन है ना, वरना कोई इनोवेशन में खर्चा करेगा क्या? अच्छा, एक आधा एग्जांपल सोचो ना जहाँ पे इनोवेशन लाया रहेगा। कुछ ऐसा सोचो जो अलग किया वो लोग ने। एक तो मैंने जिम जैम का एग्जांपल दिया तुमको, दैट वाज इनोवेशन। और बहुत सारे हैं, सोचो। वड़ा पाव में चॉकलेट डाला, वड़ा पाव में चॉकलेट डालते हैं क्या? चॉकलेट पानी पूरी बनाते हैं। उल्टा वड़ा पाव, व्हाट इज उल्टा वड़ा पाव? मतलब पाव अंदर रहता है, वो बाहर सब्जी लगा के वो फिर फ्राई करते हैं। इज इट? वेरी गुड, इनोवेशन। और थोड़ा खाने पीने से बाहर आओ। और क्या? बैगी जीन्स, जीन्स में नई नई वैरायटीज लाए। फिर तुमको पता है जब भी फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो कितना बड़ा था? एक रूम जितना। छोटा होते 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 अभी इतना सा आने लगा है। दैट इज इनोवेशन ना, कि आराम से पोर्टेबली वो कैरी किया जा सकता है। स्मार्ट टीवी, इनोवेशन। जूम रिकॉर्डिंग्स, इनोवेशन। समझ में आ रहा है? सो प्रोडक्ट्स में क्या ला रहे हैं? इनोवेशन ला रहे हैं। समझ में आया? सो कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, और कंज्यूमर डिमांड्स को मीट कर रहे हैं। करेक्ट है। फिर पता है ना ऑलरेडी, कंपटीशन के वजह से मोनोपोलीज क्रिएट नहीं होता मार्केट में, राइट। इट लीड्स टू फाइनेंशियली ग्रो होता है कंट्री, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स लीड टू बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना। इंपॉर्टेंट आंसर, कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी। बेसिक पर्पस क्या है कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ का? इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट competition as a means of ensuring allocation of resources in an economy. What is efficient allocation? Allocation मतलब नहीं, allocate क्या होता है? Very good. Allocation is distribution. ठीक है।
तो क्या एफिशिएंट कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी, ताकि क्या प्रिजर्व एंड प्रमोट कर पाए? कंपटीशन। अगर सिर्फ एक ही बंदे को सब रिसोर्सेज मिल रहा है, दूसरे को मिल ही नहीं रहा है, तो दूसरा बिजनेस चला पाएगा क्या? तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि कंपटीशन प्रमोट हो। बराबर है। नेक्स्ट, कंपटीशन पॉलिसी टिपिकली हैज 2 एलिमेंट्स। बताओ मुझे पढ़ के। लेजिस्लेशन इज लॉ, रूल्स, कोई कानून इज लेजिस्लेशन। समझ में आया क्या बोला है? द कंपटीशन पॉलिसी के 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला वाला क्या बोला? पॉलिसीज होने चाहिए। पॉलिसीज क्या कर रहे हैं? एनहांस मतलब इम्प्रूव, इंक्रीज। क्या इंक्रीज करे? कंपटीशन इंक्रीज करे। मतलब वो बोल रहे हैं कि पहले तो पॉलिसीज बनाओ जो कंपटीशन को बढ़ाएं। कहाँ बढ़ाएं? लोकल एंड नेशनल मार्केट में। और फिर क्या बनाओ? लॉ बनाओ। जो कौन सा लॉ बनाओ? एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिस को रोके विथ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। और कौन सा ऐसा लॉ है अपने पास जो एंटी कॉम्पिटिटिव को रोकेगा? कंपटीशन आएगा। समझ में आया? तो 2 चीजें बोली है यहाँ पे बनाने के लिए। एक पॉलिसी बनाओ जो कंपटीशन को बढ़ाए, दूसरा लॉ बनाओ जो एंटी कॉम्पिटिटिव को रोके। दैट इज कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी, राइट? अब ये पढ़ो। एक याद रखना, लॉ बनाता है अपना पार्लियामेंट, है ना? और पॉलिसीज बनाने वाला गवर्नमेंट। पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट। रूल्स हमेशा कौन बनाता है? गवर्नमेंट। कानून हमेशा कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कुछ समझा क्या बोला है? क्या बात करता है वो? competition law cannot create or ensure competition in the market. जब तक वो appropriate government policy को follow नहीं करता। बराबर है। और government policy without the law to enforce its policy and prevent would also be मतलब उन्होंने भी ऐसे law को create किया, वो भी इंसान देता है। तो अच्छा मुझे बताओ, अपना लॉ बोलता है कि रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करने का, ठीक है? ऐसा अपना लॉ बोलता है। तुम फॉलो करेगा क्या? सिर्फ लॉ बोलता है तो फॉलो करेगा? तुम आज के डेट पे रेड सिग्नल क्यों नहीं क्रॉस करते? हाँ, कोई उधर पकड़ने वाला है। बराबर है। सो जब तक गवर्नमेंट उसके रिलेटेड पॉलिसी नहीं बनाएगा, तुम कानून फॉलो। समझ में आ रहा है? सो देयर आर 2 थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। एक लॉ होना चाहिए जो मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करे, दूसरा उसका बैकअप करने के लिए होना चाहिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज। लॉ पॉलिसीज के बिना अधूरा है, पॉलिसीज लॉ के बिना अधूरी है। तो दोनों चाहिए। कंपटीशन लॉ को, अगर कंपटीशन लॉ का इफेक्ट देखना है तो सबसे पहले तुमको लगेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसी। और सिर्फ पॉलिसी निकाल के भी क्या करोगे जब लॉ ही नहीं होगा एनफोर्स करने के लिए? वो पॉलिसीज बना तो दिया, पॉलिसी अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए तुमको? लॉ चाहिए जो कंपटीशन मैल प्रैक्टिसेस को क्या करे? रोके। दोनों ही एक
दूसरे के बिना क्या है, अधूरे। समझ में आ रहा है? लॉ चाहिए टू एनफोर्स पॉलिसी, पॉलिसी चाहिए टू इंप्रूव कंपटीशन। क्लियर? तो ये दोनों चीजें चाहिए। अब हम देखेंगे इवोल्यूएशन। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। अरे हाँ के नहीं, मतलब ऐसे ही रहोगे तुम लोग पूरा सेशन है शांत शांत। 5 मिनट ब्रेक।
चलो शैल वी आ जाओ। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंपटीशन लॉ का इवोल्यूशन। पुराना क्या था, एमआरटीपी, वहां से क्या आया, कंपटीशन एक्ट आया। ठीक है, आ जाओ। द फर्स्ट इंडियन कंपटीशन लॉ वाज एनेक्टेड इन, याद रखो, पहला कंपटीशन रिलेटेड लॉ कब आया था, 1969। नाम याद करो, नाम याद करो। याद किया, एमआरटीपी फुल फॉर्म क्या है, Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. 1969 बराबर है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। The genesis of MRTP Act 1969 is traceable to Article 38 and 39 of Constitution of India। चलो मुझे ढूंढ के बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 38 एंड 39 क्या बोलता है, कम ऑन। अभी आर्टिकल तो पता है तुमको, क्योंकि अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है। What's the mandate of the state to secure the social order? तो आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल का बात करता है। 39 इज lays down 6 directive principles. सेम है क्या, चेक कर लो एक बार, सब लोग चेक करो, बराबर बोल रहे हैं क्या वो। बराबर बोला क्या वो, बराबर बोला है ना। सो तुमको नहीं लगता कंपटीशन अच्छा हो तो कंज्यूमर का वेलफेयर होता है ना। प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब कुछ राइट्स दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, लग्जरी राइट्स है ना, गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, करेक्ट है। सो यहाँ पे ये तो आया 1969 में, बट कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बात करता था, पहले ही वेलफेयर ऑफ द पीपल का बात करता था। तो एमआरटीपी का जो फाउंडेशन है वो तो किसने क्रिएट करके रखा, कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बोलता था, वेलफेयर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। सो जेनेसिस मतलब क्या, उसके जो जीन्स है, जीन्स मतलब क्या होते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं, बराबर है। जो फाउंडेशन होता है वो कहां से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बिल। अब ये बिल क्या होता है, ड्राफ्ट। एक्ट बनने से पहले क्या होता है, बिल होते हैं। जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो एक्ट है या बिल है, बिल है। फिर पार्लियामेंट जब उसको पास करता है तो वो क्या बनता है, एक्ट बनता है। समझ में आया। सो द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बिल मतलब अब तक एक्ट बना नहीं है। पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1967 में, बराबर है। विच आफ्टर बीइंग रेफर टू जॉइंट सिलेक्ट कमिटी, किसके पास गया वो, जॉइंट सिलेक्ट। अच्छा, पार्लियामेंट में लोग कौन बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में, जो इलेक्शन से चूज होके आते हैं, बराबर है। बट तुमको पता उनके पास टाइम है क्या इतना लॉ पे R&D करने के लिए कि ये अच्छा है या नहीं। तो हर एक पार्लियामेंट में कमिटी होता है, हर एक पार्लियामेंट में क्या होता है, कमिटी होता है, जो लॉ पे क्या करता है, डेलिब्रेशंस करता है, और फिर वो बताता है कि बराबर है या अमेंडमेंट का जरूरत है। ठीक है। लाइकवाइज ये जो बिल था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, वो कौन सी कमिटी के पास गया, बराबर है, became an act and finally came into force with effect from 1st June 1970। कब इफेक्ट में आया, 1st June 1970। अभी उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वाला ध्यान से बताओ मुझे, हम किसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, एमआरटीपी एक्ट का। किसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, एमआरटीपी एक्ट का। उसका प्रियम्बल क्या बोलता है, प्रियम्बल मतलब क्या, उसका फेस, उसका इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। फर्स्ट
कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ध्यान देना होता है क्या? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अलग लग रहा है। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? डेट्रीमेंट मतलब हार्म होता है। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये जो तुम मैप्रो के प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हो, मैप्रो सुना है? सिरप है ना, या रस, हाँ, रसना का खरीदते हो, तो मुझे बताओ उसको तुम ऐसे ही पीते हो या पानी में डाल के? तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है ना, उसको तुम पानी में डाल के डाइल्यूट करते हो। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। समझ में आ रहा है? सो अगर मुझे बताओ हम सारा पावर जियो को दे दे और बाकी किसी को पावर ही ना दे, तो क्या हम उसको बोल सकते हैं इट इज कॉन्सेंट्रेटेड पावर? मतलब क्यों? एक ही के पास है, बाकी सबके पास नहीं है। तो एमआरटीपी क्या बोलता था पता है? प्रिवेंट करो। एमआरटीपी क्या बोलता था? प्रिवेंट करो। क्या प्रिवेंट करो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। वो बोलता था पावर कुछ लोगों के पास ही नहीं होना चाहिए, पावर सबके पास होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि ऐसा हुआ तो वो क्या होगा? कॉमनली हार्म होगा। क्लियर? तो क्या बोलता था फर्स्ट पॉइंट? प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। वापस क्या बोलता था एमआरटीपी? प्रिवेंट करो। क्या प्रिवेंट करो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट। क्या है वो? डेट्रीमेंट। ठीक है। फिर कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करना है? फिर प्रोहिबिट करो। क्या प्रोहिबिट करो? इन दोनों में क्या फर्क है? एक मोनोपोली कंट्रोल करो, फिर ऐसे प्रैक्टिसेस जो मोनोपोली लाए उसको भी रोको। समझ में आ रहा है? मोनोपोली को कंट्रोल करो और ऐसे प्रैक्टिसेस जो मोनोपोली ला सकते हैं उनको भी क्या करो? कंट्रोल करो। प्रोहिबिट करो, कंट्रोल भी नहीं, क्या करो? प्रोहिबिट करो, बैन करो सीधा। ठीक है। फोर्थ क्या बोला है? प्रोहिबिशन ऑफ, 4 याद करो, जल्दी याद करो। पढ़ा? तो 4 चीजें क्या बोली उसने? सबसे पहला, एक काम करो, लिखो, देखो कितना याद है। एक बार और पढ़ना है, एक बार और पढ़ना है तो एक बार और रीड कर लो, फिर एक साथ लिखो। डन? गो फॉर इट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरटीपी एक्ट। ईयर कौन सा था? गुड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआरटीपी एक्ट 1969। ध्यान से, क्या प्रिवेंट कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या प्रोहिबिट कर रहा है?
हम्म, लिखा। लिखा है सबने? सही लिखा क्या? चेक करो। तो क्या लिखा उसके बदले में? तो उसके बदले क्या लिखा? ब्लैंक छोड़ दिया? प्रिवेंशन, कंट्रोल, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, कंट्रोल, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। बराबर है? सो मुझे बताओ, ये जो एमआरटीपी के ऑब्जेक्टिव्स देख के तुमको क्या याद आता है? मतलब ये कंपटीशन बढ़ाने का बात कर रहा था या सब चीजें सिर्फ रोक रहा था? सिर्फ रोक ही रहा था? क्या कहीं पे भी उसने बोला कि अपने को कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए? उसने तो सिर्फ क्या बोला? प्रिवेंट, कंट्रोल, प्रोहिबिट। क्या बोला? प्रिवेंट, कंट्रोल, प्रोहिबिट। प्रमोशन का तो कहीं बात किया ही नहीं। बट जरूरी है ना कंपटीशन प्रमोट करना, इसीलिए एमआरटीपी का ऐसा फीलिंग आने लगा कि अभी एमआरटीपी एक्ट चलेगा नहीं, अपने को कुछ ऐसा एक्ट चाहिए जो कंपटीशन को क्या करे? प्रमोट करे। इसलिए एमआरटीपी को हटाया गया और लाया गया कंपटीशन। समझ में आया? देखो कौन सा कमिटी था। अभी हमेशा ना बच्चा लोग, ये अपन पढ़ा ना कंपनीज एक्ट में, के नए जब भी एक्ट आए तो हमेशा कोई कमेटी था जो एक्ट लाया। जैसे तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013 कौन लाया था? आईटी खत्म हो गया। कौन लाया था? ईरानी कमेटी। कौन लाया था? ईरानी कमेटी। बराबर है? तो कोई तो कमेटी है जो बातचीत करता है और फिर लॉ को लाता है। वैसे ही यहाँ पे भी एक कमेटी था, देखो, सचार कमेटी। कौन सा कमेटी? सचार कमेटी, जिसके रिकमेंडेशंस थे और फिर लॉ चेंज हुआ। देखो क्या बोलता है, द सचार कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त, बराबर है, 1977 का बात कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? एमआरटीपी एक्ट कौन सा था? 1969। ये कब अपॉइंट हुआ? 1977 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस राजिंदर सचर। According to committee, it was felt necessary to protect the consumer from practices adopted by trade and industry to mislead and dupe them. Mislead मतलब क्या mislead करते हैं सब? अच्छा एक एडवर्टाइजमेंट बता दो जो लोगों को मिसलीड करता है, कॉमन थिंग। एक एडवर्टाइजमेंट बता दो, ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा ट्रेड जो मिसलीड करता है लोगों को। सोचो, वो मिसलीड कैसे करता है? वो तो प्रोडक्ट पे बता ही देता है ना हार्मफुल। और सिगरेट्स का ऐड नहीं आता बाय द वे, ना सिगरेट्स ना दारू, कभी भी उसका ऐड नहीं आता। अल्कोहल के लिए सोडा बंद करते हैं। हाँ, अल्कोहल के लिए सोडा या पानी बता दे, किंगफिशर पानी बताता है। सोचो सोचो, ऐसा कैसा ऐड है जो मिसलीड करता है लोग?
तो पान मसाला का माउथ फ्रेशनर आता है एक्चुअल प्रोडक्ट उनका टोबैको है, बट आता है, बट वो नहीं। कुछ सोचो, अच्छा सोचो। ऐसा कोई प्रोडक्ट है? तो शुगर फ्री तो खाते हैं ना लोग। सोचो। हाँ, विमल, वही वो बोली, टबैको के बदले पान मसाले। वो भी उसके विमल के तो ये जो उसके गारमेंट्स होते हैं उसका भी तो फालतू ऐड है कि विमल का बनियान पहन के वो फाइट करता है। यूजलेस। देखा है तुम लोग ने वो ऐड? क्या है वो कोजी वाला, क्या था ऐड वो? कुछ तो है, कुछ तो था। झगड़ क्या था, बनियान पहन के अंदर से कोजी। वो तो फालतू ऐड है, ठीक है। बट मुझे बताओ, फेयर एंड लवली लगा के आज तक कौन गोरा हुआ है? वो चार्ट भी देते हैं यहाँ से इतना, अरे पहले इतना काला था, गोरा हो गया कैसे? दैट इज मिसलीडिंग एड। या तो तुमको पता है ये एक्टर एक्ट्रेसेस को लेके प्योरीफायर्स का ऐड देते हैं, 100% प्योर वाटर। इन पे केस हुआ था बीच में। हाँ, ड्रीम इलेवन। बेटिंग ऐप है। सो यहाँ ये सब मिसलीडिंग है। अभी रमी गेम्स, अरे है तो सट्टा ही यार, तुम उसको कितना भी गेम ऑफ स्किल का नाम दे दो, बराबर है। तो ये सब क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को, करेक्ट है। तो यहाँ पे मिसलीड को ही क्या करना था, प्रैक्टिसेस को रोकना था जो लोगों को उल्लू बनाए और उनको डुबाए। डूब देम मतलब उनको डुबाना, करेक्ट। द कमिटी बिलीव, फेयर एंड लवली का बेस्ट एग्जांपल है। आज तक कोई गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली लगा के, उल्लू बनाते हैं। अभी फेयर एंड लवली के बदले कुछ नाम चेंज किया ना वो लोग ने, ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि वो फेमिनिस्ट लगता है। फेयर एंड लवली रेसिज्म हो जाता है ना, फेयर मतलब लड़की, इसीलिए उसको ग्लो एंड लवली बना दिया। The committee believe that the advertisements and sales promotions are well-established modes of modern business techniques, and any representation made through them should not deceive consumer. Deceive मतलब cheat. Business promotion and advertisement normal है, well established है, और उसके वजह से कोई भी consumer को cheat होना नहीं चाहिए। तुमको पता है कोविड-19 पहले तो बोलते थे, ऐड आता था ना, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, बाद में वो लोग ने चेंज कर दिया, हाथ आराम से धो, है ना। और तुमको पता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे लक्स या कोई ऐसा सिमिलर, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड देखा था मैंने, बट ब्यूटी सोप्स जो होते हैं संतूर, लक्स, उनका काम क्या है, नरिश करना, जर्म्स भगाना नहीं। बट कोविड में वो लोग भी जर्म्स भगा रहे थे, 99% जर्म्स भगा रहे थे। ब्यूटी सोप्स जर्म्स भगा रहे हैं। तुमको समझ में आ रहा है क्या फालतूगिरी है? अभी डेटॉल बोले जर्म्स भगा रहा है, मन डेटॉल एंटीसेप्टिक है, जर्म्स भगा रहा है, पहले से ही भगा रहा है वो। संतूर भी भगाने लगा कोविड में। मिसरीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है ना, जस्ट टू चीट कंज्यूमर्स। सेलर शुड बी ऑब्लाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ऑब्लाइज्ड मतलब उसका ड्यूटी होना चाहिए कि उसको सच्चाई बतानी है। व्हेन ही एडवर्टाइजेस एंड टू अवॉइड हाफ ट्रूथ्स, आधा सच नहीं बताने का, पूरा सच बताओ क्या है, बराबर है। द सेलर शुड आल्सो प्रिवेंट फॉल्स एंड misleading information. Committee also noted that fictitious bargain was also a form of deception. What is fictitious bargain? Bargain is discount. Bargain is discount. ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है बाय वन गेट वन में पहले में ही पूरा प्राइस इंक्लूडेड है, बट नाम दे दिया बाय वन गेट वन का। तो ये जो बार्गेन है वो फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस मतलब फेक डिस्काउंट्स देना नहीं, देना है तो इज्जत। समझ में आया? ये तुमको पता है
आई एम नॉट श्योर तुमको पता है कि नहीं, बट मेरे बचपन में, मतलब नॉट वेरी बचपन, बट व्हेन आई वाज यंग, तो सोप्स में पेंडेंट्स मिला करते थे। एड आता था, सोने का कॉइन जीतो, सोने का पेंडेंट जीतो। सोप में कितनों को मिला आज तक? मिला किसी को अपने में से? बहुत डिफिकल्ट है वो मिलना। हो सकता है एक हाथ दो वो लोग ने डाले भी रहेंगे, बट या तो वो अपने लोगों को ही खड़ा कर देते हैं ये बोल के कि हमको मिला। समझ में आ रहा है? सो दीज ऑल आर फिक्टिशियस थिंग्स विच दे डू टू जस्ट टू इम्प्रूव सेल, और ये सब करना मना। देना है तो रियल दो, वरना मत दो। समझ में आया? तो सच्चर कमेटी ने क्या क्या बोला, एक बार वापस देखो। सच्चर कमेटी कब बना था? 1977 में। उसने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। कौन से पॉइंट हाईलाइट किए, ध्यान से देखना। पढ़ा? मीनिंग समझ में आया? बना कब था ये? किसने बनाया सबसे पहले? सच्चर कमेटी को बनाया किसने रे? ये सच्चर कमेटी को एस्टेब्लिश कौन किया? गवर्नमेंट ऑफ। कब किया? अगस्त 1977। उसका हेड कौन था? जस्टिस राजेंद्र। ये जस्टिस का मतलब क्या होता है? जज। जज को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्टिस। समझ में आया? तो जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ठीक है। कमिटी ने सबसे पहले, कमिटी को क्या लगा, कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? कौन से प्रैक्टिसेस से, कौन ले रहा है वो प्रैक्टिसेस, कौन अडॉप्ट कर रहा है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और कौन से प्रैक्टिसेस जो उनको मिसलेड या डूब कर। समझ में आया? उससे प्रिवेंट करना जरूरी है। ये पहला पॉइंट था जो सच्चर कमेटी ने बोला था। दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला था, वो क्या बिलीव कर रहा था? एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस, ये सेल्स प्रमोशन, ये दो क्या है? वेल एस्टेब्लिश मॉडर्न बिजनेस टेक्निक है। बराबर है? और उसके थ्रू जब भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कंज्यूमर को डिसीव करने वाला नहीं है। तीसरा क्या बोला? सेलर को ऑब्लाइज करो कि वो क्या बोले? ट्रूथ। हाफ ट्रूथ ना बोले। वेरी गुड। फिर फिफ्थ क्या बोला? प्रिवेंट करो। प्रिवेंट क्या करो? फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। लास्ट क्या बोला? फिक्टिशन बार्गेन भी एक तरीके का क्या है? डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब डिसीव एंड डिसेप्शन सेम है, सिर्फ ग्रामेटिकली अलग है। डिसीव करना मतलब चीट करना, डिसेप्शन मतलब चीटिंग। ग्रामेटिकली अलग है, वर्ड सेम है। समझ में आ रहा है? सो फिक्टिशियस बार्गेन करने का नहीं, क्योंकि वो भी एक तरीके का क्या है? चीटिंग। क्लियर? ठीक है। अब आया अपना राघवन कमेटी। सच्चर कमेटी ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे 1977 में। उसके बाद कौन सा कमेटी आया? अब ये कब आया था? एज इंडिया मूव्ड स्टेडीली ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस आ रहे थे इंडिया में। कौन से चेंजेस आए? एलपीजी, इट डिड अवे विथ एमआरटीपी एक्ट 1969। जब एलपीजी आया तो उसको लगा कि एमआरटीपी का टाइम खत्म। बराबर है? एज इट वॉज रियलाइज दैट एक्ट हैड आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी मतलब उसका यूटिलिटी इज ओवर। उसका यूटिलिटी इज ओवर एंड कंट्रोल ऑफ मोनोपोली वाज नॉट appropriate to support the growth aspiration of more than 1 billion Indians। सिर्फ मोनोपोली कंट्रोल करके तुम 1 बिलियन इंडियंस का ग्रोथ एस्पिरेशंस को नहीं रोक सकते। बराबर है? Indeed, need was felt to promote and
समझ में आ रहा है? राघवन ने क्या बोला? राघवन कमेटी ने बोला कि कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन करना। सस्टेन का मीनिंग तुम लोग नहीं बताया था मुझे। सस्टेन मतलब मेंटेन, लॉन्ग टाइम तक रखना है, बराबर है? वही लिखा था ना अपन। तो यहाँ पे राघवन कमेटी को क्या लगा था कि कंपटीशन को क्या करना है? प्रमोट करना है, और उसको मार्केट प्लेस में बहुत टाइम तक रहना भी चाहिए। अब तक एमआरटीपी ने कभी इस बात का बात ही नहीं किया। बात करने वाला कौन था? राघवन कमेटी। करेक्ट है? Raghavan Committee, the then Finance Minister Shri Yashwant Sinha in the budget speech 1999 had announced the MRTP Act has become obsolete. Obsolete का मतलब ढूंढ के बताओ। No longer useful? तो क्या ऑब्सलीट हो गया था? एमआरटीपी एक्ट। ऐसा कौन बोला? तभी का फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट स्पीच में बोला था 1999 में। इन सर्टन एरियाज इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू कंपटीशन लॉ। तो उसने बोला था वी नीड टू शिफ्ट। क्या बोला था उसने? वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम कर्बिंग मोनोपोलीज टू प्रमोटिंग कंपटीशन। मोनोपोलीज को रोकने से अपने को खुद को चेंज करना है फ्रॉम प्रमोटिंग कंपटीशन। समझ में आ रहा है? मोनोपोलीज को रोक रहे थे एमआरटीपी वाले, अब क्या करना है? मोनोपोलीज को रोकना नहीं है, कंपटीशन को प्रमोट करना है। तो ये शिफ्ट चाहिए। ये किसने बोला था? यशवंत सिन्हा। क्लियर? अकॉर्डिंगली हाई लेवल कमिटी बिठाया गया। ठीक है? कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ पे वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एसवीएस राघवन। ठीक है? कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कब? 22 मई 2000, recommending replacement of MRTP Act with modern competition law. Competition Bill 2001 was introduced in the Parliament, which eventually became the Competition Act 2002. Clear? तो Competition Act 2002 लाने वाला कौन था? राघवन कमेटी। कौन था रिकमेंडेशन वाला? राघवन कमेटी। यशवंत सिन्हा ने बोला था शिफ्ट चाहिए। शिफ्ट किससे चाहिए? कर्बिंग मोनोपोली से प्रमोटिंग कंपटीशन। और ये कब हुआ सब? जब एलपीजी आया। एलपीजी ने एमआरटीपी को ऑब्सोलीट कर दिया, यूजलेस। समझ में आया? अब पढ़ो कंपटीशन एक्ट 2002 का डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब उसका ऑब्जेक्ट। पढ़ो 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 ध्यान से, रेड में जो लिखा मैंने। पढ़ा? क्या क्या ऑब्जेक्ट्स थे उसका? व्यू क्या था? सबसे पहले उसको क्या डेवलप करना है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये सबसे पहला पॉइंट। ऑब्जेक्ट क्या था उसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा क्या एस्टैब्लिश करना था? कमीशन म्हणजे सीसीआई। सीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्यार से उसको सीसीआई या कमीशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं उसको? सीसीआई या कमीशन। समझ में आया? तो कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या बनाया? कमीशन को। क्यों कमीशन बनाया? एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन जो भी ला रहा है उसको कमीशन क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। समझ में आया? तो 3 पॉइंट अब तक देखे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला रहे हैं कंट्री में, एस्टैब्लिश किया कमीशन को। कमीशन एस्टैब्लिश किया क्योंकि वो क्या प्रिवेंट करेगा? एडवर्स प्रैक्टिसेस टू कंपटीशन। बराबर है? तीसरा टू प्रमोट एंड
सस्टेन। तुमको समझ में आ रहा है? एमआरटीपी ने कभी नहीं बोला प्रमोट करो, कंपटीशन एक्ट बोलता है प्रमोट करो कंपटीशन को, बराबर है। उसका तीसरा और मेजर चीज ये था, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। चौथा, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। पांचवा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड दो सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। लास्ट एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड। याद करो फटाफट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एक्ट पूछा तो यही लिखना पड़ेगा। पढ़ा, याद किया, बता दो फटाफट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा, एस्टैब्लिश कमीशन टू प्रिवेंट। फिर प्रमोट एंड सस्टेन। फिर प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। फिर इंश्योर। और लास्ट, मैटर्स कनेक्टेड। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। दोनों को कंपैरिजन में क्या बेटर लगता है, एमआरटीपी या कंपटीशन एक्ट? है ना? Now, why do we need competition in the market? Competition is now universally acknowledged as the best means of ensuring that consumer have access to broadest range of services. Consumer को क्या मिलता है? Access मिलता है। किस पे access मिलता है? Broadest range of services पे, at the most competitive prices. Producer will have maximum incentive to innovate, reduce their cost and meet consumer डिमांड। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? इनोवेट करेंगे, उसके वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस करेंगे और कंज्यूमर डिमांड को भी मीट करेंगे बिकॉज ऑफ कंपटीशन। Competition thus promotes allocative and productive efficiency. But all this requires healthy market conditions, and governments across the globe are increasingly trying to remove market imperfection. जो भी मार्केट में imperfection है उसको गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रहा है और परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहा है थ्रू अप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड टू प्रमोट कंपटीशन। राइट? ऑब्जेक्टिव्स देखो फटाफट, जो अभी पढ़ा ना वही आएगा। अभी ये नहीं समझेगा, थोड़े टाइम में देखेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर अमालगमेशन टाइप, जो इम्पैक्ट करे कंपटीशन को। ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन क्या, पर बाकी सब आता है क्या देखो। बाकी सब आता है पक्का पक्का। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। चलो ये देखो, the act deals with 3 kinds of practices which are treated as anti-competitive and are prohibited। मतलब ये एक्ट बोलता है 3 तरीके के ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो क्या है? एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन को रोकने वाले, एंटी कॉम्पिटिटिव मतलब अगेंस्ट द कंपटीशन। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है?
agreements with the group to cause advance income policy. अभी मुझे बताओ, अपने पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, ठीक है, टीवी खरीदना है फॉर एग्जांपल, तो कौन से नाम याद आते हैं? नहीं नहीं, टीवी का ब्रांड नहीं पूछ रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का नाम पूछ रही हूँ। विजय सेल्स याद आता है, और क्या याद आता है? रिलायंस डिजिटल, और क्या याद आता है? क्रोमा। ये तीन ही है ना मेजर जो याद आते हैं अपने को, क्रोमा, विजय सेल्स और रिलायंस डिजिटल। उसमें भी मेन दो ही है, विजय सेल्स एंड क्रोमा, बराबर है। अगर विजय सेल्स और क्रोमा में बीच में अग्रीमेंट हो जाए, जो बोले हम लोग टीवी तो 50,000 का है बट 1 लाख में ही बेचेंगे, उसके नीचे बेचेंगे ही नहीं, तो तुमको नहीं लगता ये कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट देगा, है ना? या विजय सेल्स और क्रोमा बात करे, क्रोमा बोले कि भाई देख, मैं मुलुंड में हूँ, मैं सारे मुलुंड के कस्टमर को केटर करूंगा, मुलुंड का कोई कस्टमर तेरे पास आया तो तू बेचने का नहीं। विजय सेल्स बोलता मैं थाने में हूँ, मैं सब थाने के प्रोडक्ट्स कस्टमर को डील करूंगा, थाने वाला बंदा तेरे पास आना नहीं चाहिए। तो क्या थाने वाला बंदा क्रोमा आ पाएगा? क्या मुलुंड वाला बंदा विजय सेल्स जा पाएगा? नहीं। तो ऐसा कोई अग्रीमेंट है, अगर कुछ पर्सन एंटर करे तो उससे क्या होएगा? एडवर्स इफेक्ट होएगा। किस पे एडवर्स इफेक्ट होएगा? कंपटीशन पे, वो भी छोटा मोटा नहीं। अरे यार, एक वड़ा पाव वाला के सामने दूसरा वड़ा पाव वाला खुल गया, फेमस वड़ा पाव वाले ने क्या किया? प्राइस कम किया, वो शायद बंद हो गया, ये भी तो इफेक्ट ही है। बट ये सब इफेक्ट से गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो छोटे स्केल पे है। गवर्नमेंट को फर्क कब पड़ता है? जब इफेक्ट बड़ा है। सो इट हैज टू बी अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। समझ में आ रहा है? सो अगर कुछ पर्सन साथ में मिलके क्या करें? अग्रीमेंट करें, जिससे क्या हो रहा है कंपटीशन पे? अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स? एडवर्स का मीनिंग बैड इफेक्ट, एडवर्स का मीनिंग बैड डालू तो अप्रिशिएबल बैड इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो उससे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। क्लियर है? दूसरा बताओ। बाय। ये क्या होता है? डोमिनेंट पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे वो नीचे वाले को क्या कर सकता है? अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। अच्छा, एक कंपनी का नाम बताओ जो फिलहाल टॉप पे चल रही है। कुछ कंपनीज ऐसी जो फिलहाल टॉप पे चल रही है। रिलायंस, मोटा भाई के बदले नाम है कुछ ज्यादा ज्यादा, जय जय रिलायंस है, बराबर है। तो वो डोमिनेंट पोजीशन पे है बोलूं तो वो किसी का भी नीचे चेंजेस करवा सकती है, वो डोमिनेंट पोजीशन पे। अच्छा, डोमिनेंट पोजीशन पे होना गलत है क्या? अगर रिलायंस टॉप पे है, टाटा टॉप पे है, अदानी टॉप पे है, तो वो अपने मेहनत से पहुंचे ना, तो उससे गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब होता है जब वो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करते हैं। तकलीफ कब होता है? जब वो डोमिनेंट पोजीशन का क्या करते हैं? अब्यूज करते हैं। उसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो किस में आता है? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में आता है। सो व्हेन यू आर एट डोमिनेंट पोजीशन, यू कैन एंजॉय योर डोमिनेंट पोजीशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट अब्यूज योर डोमिनेंट पोजीशन। क्लियर? नीचे वाले को तुम तोड़ दो, ऐसा नहीं। क्लियर? पढ़ो अब लाइन को, समझ में आता है क्या? अच्छा, और एक चीज बता दूं, अभी मुझे बताओ, ये जो राइवलरी होती है मार्केट में, वो कौन से किसके बीच में होती है? कंपनीज के बीच में होती होगी, नेबरहुड शॉपकीपर्स के बीच में होती होगी, रिटेलर्स, होलसेलर, बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में। सो हम लोग क्या नाम डालें उनको? हर एक को अलग अलग बुलाएंगे, कंपनी, फर्म, पर्सन नहीं ना, तो हम लोग कॉमनली उनको बुलाते हैं एंटरप्राइज। क्या बुलाते हैं उनको हम? एंटरप्राइज। तो कंपटीशन किसके बीच में होता है? एंटरप्राइजेस के बीच। क्लियर? अब पढ़ो। समझ में आया? कोई ऐसा एंटरप्राइज है जो डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब वो अब्यूज कर रहा है। क्लियर? तीसरा, मैंने बताया था ना, मर्जर अमाल्गमेशन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो मर्जर अमाल्गमेशन करना गलत है क्या? गलत है क्या मुझे?
ओके बेटा, बाय। मर्जर अमेलगमेशन करना गलत है क्या? गलत नहीं है, बट तुम मुझे बताओ ऐसा मर्जर अमेलगमेशन, से फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया, तीनों मर्ज होना चाहते हैं, करने देंगे? तो बचेगा क्या? समझ में आ रहा है? सो कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ मर्जर अमालगमेशन ऐसे हो सकते हैं जो कंपटीशन को क्या करें, अफेक्ट करें, तो उसको करने देंगे क्या? नहीं। बट उसपे प्रोहिबिशन नहीं है, उसपे क्या है, रेगुलेशन। उसपे क्या है, रेगुलेशन। मंजे क्या मतलब, तुम अगर मर्जर अमालगमेशन ऐसा वाला करना चाहते हो जो कंपटीशन को अफेक्ट करे, तो मना नहीं है, बट तुमको परमिशन लेना पड़ेगा। तुमको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। किसका परमिशन लेना पड़ेगा? सीसीआई का। सीसीआई परमिशन देगा तो कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। इसलिए प्रोहिबिशन नहीं है, क्या है, रेगुलेशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है। सो यहाँ पे तीन चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहला, ऐसा अग्रीमेंट जो क्या लाए, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। दूसरा, अगर कोई ग्रुप या एंटरप्राइज एंजॉय कराए डोमिनेंट पोजीशन और उसको वो क्या कराए, अब्यूज, तो एंटी कॉम्पिटिटिव है। तीसरा, रेगुलेटिंग द combination means merger amalgamation to ensure that such merger or amalgamation do not become anti-competitive or abuse which they can attain. तीन चीजें आती हैं एंटी कॉम्पिटिटिव। समझ में आया? पक्का? ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं, घर जाओ, कल मिलते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। कल नहीं, परसों, कल छुट्टी है ना। एक बार मेरा पुराना बैच खत्म हो जाएगा, फिर रेगुलर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।